everyone, welcome back to Lucknow Nama Academy. I hope you all are doing well. So today I'm here with a very interesting video as how to write answer in graduation to score a good marks. And I know as your exams are very close, so it will be helpful for you to know the pattern of answer writing. Okay, so let's start the session. uh, First we will start from format of answer. As how to write the answer, we will start from format. First you will write the introduction of the answer. सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन लिखेंगे. जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप एक छोटा सा इंट्रो देंगे. ठीक है, वो इंट्रो मैटर करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है. अगर ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा बड़ा इंट्रो देंगे, और सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन है तो बहुत आप छोटा सा 4 to 5 लाइंस का इंट्रो देंगे. उसके बाद हम आते हैं डेफिनेशंस पे. डेफिनेशन आपको एक पर्टिकुलर किसी जैसे आप इकोनॉमिक्स में अगर किसी डेफिनेशन लिख रहे हैं, डेफिनेशन को आप अगर वहाँ पे लिख रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन होनी चाहिए. आपको वहाँ पे कोट करना है, और डेफिनेशन में ये ध्यान दीजिएगा कि जो उन इकोनॉमिस्ट में बोला है एज इट इज़ वही डेफिनेशन आपको कॉपी पेस्ट करनी है. वहाँ पे एक भी वर्ड आपको अलग नहीं लिखने हैं, एज इट इज़ आपको लिखना है. ओके. उसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, मीनिंग ऑफ द अबव डेफिनेशन. मीनिंग ऑफ द अबव डेफिनेशन में क्या होगा? जो भी आपने ऊपर डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन आपकी 1 to 3 लाइंस की होगी, तो जो भी आपने डेफिनेशन आपने ऊपर डिफाइन करी है उसी को क्या करना है, आपको उसकी मीनिंग बताना है कि इकोनॉमिस्ट क्या कहना चाहता है, उसके रेफरेंस में आपको बताना है. बस ये हो गया मीनिंग ऑफ द अबव डेफिनेशन. आप डेफिनेशन 1 2 जितनी भी आपको लर्न हो पाए आप उतनी डेफिनेशन दे दीजिए. ज़रूरी नहीं कि 1 2 हो या 3 हो, एक डेफिनेशन भी अगर आप दे रहे हैं तो दिस इज़ सफिशिएंट. उसके बाद हम आते हैं मेन बॉडी पे. मेन बॉडी में आपका काफ़ी इसको कोशिश करिएगा कि काफ़ी अट्रैक्टिव बनाइए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो सबसे पहले उसका ध्यान कहाँ जाता है? मेन बॉडी पे जाता है. तो मेन बॉडी में सबसे पहली चीज़ क्या आएगी? जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन में जो अगर उससे उसको आप फंक्शन से रिलेट कर पा रहे हो कि उसका फंक्शन, सपोज आरबीआई का क्वेश्चन पूछा है, दैट इज़ व्हाट इज़ आरबीआई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आरबीआई. तो आप क्या लिखोगे? फंक्शन. आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं, उसके नेचर क्या है, उसके फीचर्स क्या है, एक्सेट्रा. मेन बॉडी में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप फ्लो चार्ट्स, पाई चार्ट्स और डायग्राम्स, इन सारी चीज़ों से भी आप मेन बॉडी को कंप्लीट कर सकते हो. एट लास्ट आपका क्या आता है? कॉन्क्लूजन आता है. कॉन्क्लूजन में क्या होगा कि जो भी आपने आंसर को राइट किया है, जो भी आपने लिखा है, उसको आप ओवरऑल कॉन्क्लूड करिए कि आपको इससे क्या, उसकी क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या क्या आपको पता चला कि क्या क्या हो सकता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी? कॉन्क्लूजन में आ जाएंगी. उसके बाद हम एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, एक चीज़ और मैंने लिखी है, पॉइंट्स टू रिमेंबर. वाइल राइटिंग द आंसर यू शुड रिमेंबर द पॉइंट्स. ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखकर ही एक आंसर को फ्रेम करना होगा. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने? एक मीनिंगफुल आंसर होना चाहिए. मीनिंगफुल आंसर का मतलब ये है कि आप जो भी आंसर लिख रहे हैं वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए, वो कुछ ना कुछ मीनिंग प्रोवाइड करे. मीनिंगलेस आंसर आपको नहीं लिखना है. ठीक है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि एग्जामिनर बुद्धू है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं कुछ भी लिखूं ग्रेजुएशन में मैटर नहीं करता. ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा. कोशिश करिएगा कि आंसर एक मीनिंगफुल आंसर होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बहुत ध्यान से ये देखिएगा. मार्जिन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5 इंच. आपको जो मार्जिन ट्रेस करना होगा वो 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. ठीक है, आप अगर राइट हैंड साइड पे मार्जिन दे रहे हो तो वो भी 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड पे दे रहे हो तो वो भी 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर आप पूरी शीट पे अगर मार्जिन ही दे दोगे तो आप अपने आंसर को बड़ा करने के लिए, एग्जामिनर भी इतना बुद्धू नहीं, उसको भी समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने अपने आंसर को लंबा करने के लिए मार्जिन कितनी ज़्यादा छोड़ रखी है. तो कोशिश करिएगा कि आंसर को 1.5 मार्जिन को 1.5 इंच से ज़्यादा, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट मार्जिन हो, ज़्यादा मत दीजिएगा 1.5 से. एंड द थर्ड थिंग इज़ हैंड राइटिंग. हैंड राइटिंग मैटर करती है. बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि ग्रेजुएशन में हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती है, या तो ये तो वो. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. एज सच मैंने कभी नहीं देखा कि हैंड राइटिंग जिसकी अच्छी हो उसको गंदे मार्क्स मिले हों. तो हैंड राइटिंग का भी कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लुएंसिंग होती है. हैंड राइटिंग का भी मार्क्स होता है.
तो कोशिश करिएगा कि अपनी हैंड राइटिंग अच्छी रखिए। एंड द फोर्थ थिंग इज़ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इंक्लूड एज हाउ यू प्रेजेंट द आंसर। ठीक है, आप किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, आंसर को प्रेजेंट करने का आपका तरीका क्या है, आपने किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट किया है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, प्रेजेंटेशन में आ जाएंगी। ओके, एंड देन स्पेसिंग इज़ एन आर्ट। स्पेसिंग इज़ एन आर्ट का मतलब ये है कि आप देखिए, कुछ बच्चे क्या होते हैं, बच्चों की भी कैटेगरीज होती हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, इतना स्पेस दे देकर आंसर लिखते हैं, सिर्फ किस लिए, अपने आंसर को बड़ा बनाने के लिए, ताकि उनके पेजेस भर जाएं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। स्पेस उतना दीजिए जितनी ज़रूरत है। जैसे आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, एक लाइन छोड़िए, देन नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करिए। एक आंसर आपका कंप्लीट हुआ, 2 लाइन छोड़िए, 3rd लाइन से आप अपना फिर से आंसर स्टार्ट करिए। या फिर जहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हुआ है, फिर से एक अंडरलाइन करिए, उसके बाद आप अपना सेकेंड आंसर स्टार्ट करिए। ठीक है, तो आप स्पेसिंग कैसे करते हो वो एग्जामिनर के लिए काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग होता है। ठीक है, तो स्पेसिंग को काफ़ी अच्छे से यूज़ करिएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने इतना मार्जिन छोड़ दिया, उसके बाद आप एक आंसर के, एक पैराग्राफ के बाद 4 लाइन छोड़ रहे हो, या फिर 2 वर्ड्स के बीच में आप इतना ज़्यादा गैप कर रहे हो। नो, दिस इज़ नॉट अलाउड। तो आप अच्छे से स्पेसिंग को यूज़ करिए। उसके बाद ए इज़ द हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग क्या है, जो भी आपको लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, या फिर इसको मुझे हाईलाइट करना चाहिए ताकि एग्जामिनर की जो नज़र है सबसे पहले उस पर जाए, तो उसको क्या करिए, अंडरलाइन कर दीजिए। हाइलाइटर लेके जाइए। हाइलाइटर अगर आपके पास है तो हाइलाइटर लेके जाइए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, उस टाइम के हाईलाइट नहीं कर सकते, तो जिस टाइम पे आप आंसर लिख रहे हैं उसी टाइम पे आप क्या करिए, ब्लैक पेन से या जिस पेन से भी, ब्लू पेन से लिख रहे हैं, आप उसी से अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये भी आपका काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग रहेगा। उसके बाद क्या आता है, फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स को भी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर में यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि 3-4 फ्लो चार्ट ही बना दिया, नो। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब ये है कि कोशिश करिए एक आंसर में 2 फ्लो चार्ट रखिए, या फिर एक तो रखिए ही रखिए। फ्लो चार्ट से क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी अट्रैक्टिव बनता है, तो ये कोशिश करिए। ठीक है, फ्लो चार्ट्स में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। फीचर्स का आपने फ्लो चार्ट बना दिया। ठीक है, फ्लो चार्ट अब होता कैसे, फ्लो चार्ट अब इतना तो पता ही होगा ना कि फ्लो चार्ट कैसे बनता है। जैसे आपने लिखा यहाँ पे फीचर्स लिख दिए हैं। ठीक है, अब फीचर्स किस, उसके क्या क्या होते हैं, यहाँ पे एक फीचर लिख दिया, फिर यहाँ पे सेकंड फीचर लिख दिया, यहाँ पे थर्ड फीचर लिख दिया, यहाँ पे फोर्थ फीचर लिख दिया। ये क्या है, फ्लो चार्ट्स हैं, किसके, फीचर्स के। उसी तरीके से आप फीचर्स को फंक्शन या फिर फंक्शन या फिर ऑब्जेक्टिव को भी आप एक फ्लो चार्ट से प्रेजेंट कर सकते हो। आपने सपोज एक फ्लो चार्ट बना लिया, फ्लो चार्ट के बाद जितनी भी चीज़ें आपने फ्लो चार्ट्स में रखी हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद उन्हीं चीज़ों को आप क्या करिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका आंसर भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा और आपके पेजेस भी फुल हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपैरिजन चार्ट। कंपैरिजन चार्ट क्या होता है, अगर आपको कहीं पे भी डिफ्रेंशिएशन पूछा है, अब मतलब आई मीन टू से कि अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, 2 चीज़ों के बीच में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कंपैरिजन चार्ट यूज़ करिए। कंपैरिजन चार्ट कैसे बनता है, कंपैरिजन चार्ट पहले देख लीजिए। आपका ये ऐसे ये फॉर्मेट रहता है कंपैरिजन चार्ट का। यहाँ पर क्या आता है, बेसिस आ जाता है, फिर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 जिसको भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है, दिस विथ दिस, आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। बेसिस क्या रहेगा, जो भी बेसिस रहेगा, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 डाला, जो भी बेसिस रहेगा उसमें सपोज जैसे यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख दिया, तो इसकी मीनिंग आपने यहाँ लिख दी, इसकी मीनिंग यहाँ लिख दी। तो ये भी क्या रहता है, काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग एंड अट्रैक्टिव रहता है एग्जामिनर के लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या, देखिए मैंने क्या बताया है, एक फॉर्मेट दिया है मैंने आपको, एक आंसर का एक फॉर्मेट दिया है कि कैसे आप उस आंसर को लिखते हैं। एक क्वेश्चन के साथ मैंने एक आंसर का फॉर्मेट दिया है, तो चलिए वो देखते हैं। ठीक है, सैम्पल आंसर मैंने दिया है। सैम्पल आंसर में मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ मार्केट। व्हाट इज़ मार्केट में मैंने एक्सप्लेन व्हाट इज़ मार्केट, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इन डिटेल, हाउ इज़ द प्राइस डिटरमाइंड इन दिस मार्केट। सबसे पहली चीज़, इस क्वेश्चन में देखिए कितने क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन में ही कई सारे सब क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ मार्केट, मार्केट क्या होती है, एंड एक्सप्लेन द फीचर्स एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इन डिटेल।
उसके बाद आपको बेसिकली ये एक्सप्लेन करना है कि परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं, एंड उसके बाद हाउ इज़ द प्राइस डिटरमाइंड इन दिस मार्केट। उसके बाद आपको बताना है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखा है। इसका आंसर सबसे पहले क्या आया है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है मैंने, चलिए पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने ये लिखा है, मार्केट इज लाइक द नर्वस सिस्टम ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स कैरी आउट देयर ट्रांजेक्शन ऑफ सेल एंड परचेज थ्रू द मीडियम ऑफ मार्केट। मार्केट को मैंने बेसिकली एक शॉर्ट मीनिंग में एक्सप्लेन किया है कि मार्केट होती क्या है। मार्केट एक नर्वस सिस्टम होता है, पूरे मॉडर्न इकोनॉमिक का मॉडर्न नर्वस सिस्टम होता है, जहाँ पर कौन होते हैं, एक प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर कौन होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। कंज्यूमर कौन होता है, जो चीज़ों को कंज्यूम करता है। कैरी आउट देयर ट्रांजैक्शंस, वो क्या करता है, अपनी ट्रांजैक्शंस को कैरी करते हैं। कौन सा ट्रांजैक्शन होता है, वो सेल होता है, परचेज होता है। और उसका मीडियम क्या होता है, थ्रू द मीडियम ऑफ मार्केट। मार्केट के थ्रू ही हम एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में हम इंटरेक्शन कर पाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या लिखा है, इन द लेमैन्स लैंग्वेज मार्केट रिफर्स टू अ प्लेस वेयर गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड, बट इन इकोनॉमिक्स द मार्केट हैज़ अ वाइडर मीनिंग। कह रहा है कि लेमैन ने बताया है कि मार्केट एक प्लेस होती है वेयर, जहाँ पर हम एक गुड्स को परचेज करते हैं और सोल करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट की काफ़ी बड़ी मीनिंग है, बड़ी डेफिनेशन है, तो वो क्या है। उसके बाद देखिए अब आगे आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन में मैंने देखिए क्या बताया है यहाँ पे। डेफिनेशन में आपको बताया है मैंने, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट कॉर्नॉल डिफाइंड मार्केट दस। कॉर्नॉल ने मार्केट को कैसे डिफाइन किया है, ये पूरी डेफिनेशन है आपकी, एज इट इज़ वही कॉपी पेस्ट हुई है डेफिनेशन। कहीं पे भी कोई भी चेंजेस आपको नहीं लाने हैं, अपनी लैंग्वेज में आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद फ्रॉम द अबव डेफिनेशन ऑफ मार्केट ब्रिंग्स आउट द फॉलोइंग एसेंशियल पॉइंट। उसके बाद आपको मैंने लिखा था ना फॉर्मेट में कि मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन, जो भी आपने डेफिनेशन लिखी है उसको समराइज करके उसकी मीनिंग लिखिए। मीनिंग क्या है, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन मार्केट में बी अ रीजन, मार्केट एक रीजन हो सकता है, मे बी डिस्ट्रिक्ट, जो भी है। उसके बाद द सेम प्राइस मस्ट रूल फॉर द थिंग एट द सेम। कह रहा है कि जो सेम प्राइस होता है, परफेक्ट कंपटीशन की जो डेफिनेशन है या फिर मार्केट की जो डेफिनेशन है, कह रहा है कि सेम प्राइस, एक प्राइस पूरे मार्केट में रूल होगा एक कमोडिटी का। क्लियर। उसके बाद क्या है, एक फ्लो चार्ट से मैंने बताया है कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट कितने तरीके की होती हैं इकोनॉमिक्स में, मार्केट बेसिकली दो तरीके की होती हैं। दो तरीकों में कौन कौन से आता है, एक परफेक्ट आ जाता है एंड एक इम्परफेक्ट आ जाता है। परफेक्ट कंपटीशन एक होती है, सिंगल होती है। इम्परफेक्ट कंपटीशन तीन तरीके की होती है। इम्परफेक्ट कंपटीशन और भी होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये तीन ही मार्केट है। तो एक परफेक्ट कंपटीशन, उसके बाद इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये देखिए फ्लो चार्ट भी आ गया, अपना आंसर में फ्लो चार्ट भी आ गया। उसके बाद इम्परफेक्ट कंपटीशन एक मोनोपोली होता है और एक मोनोपोलिस्टिक होता है और एक ओलिगोपोली होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए परफेक्ट कंपटीशन। अब हम आते हैं जो क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया था उसके आंसर पे, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन बेसिकली क्या होता है, हम ये देखते हैं। परफेक्ट कंपटीशन रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डीलिंग इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, हाईलाइट करिए, एट अ फिक्स्ड प्राइस एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। कह रहा है परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल करते हैं और उनका प्राइस क्या होता है, फिक्स्ड बाय द मार्केट होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एज सच कोई एग्जाम्पल नहीं होता है, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है कि परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। बट इसका एग्जाम्पल मैंने एक रिलेट किया है, वो देख लीजिए आप। इसको किससे मैंने रिलेट किया है, वीट एंड राइस से रिलेट किया है। इन केस ऑफ वीट आपको पता है न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, कई सारे सेलर्स होते हैं, कई सारे बायर्स होते हैं। बायर्स इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि वीट इज़ अ नेसेसिटी, तो वीट सबको चाहिए।
एज अ रिजल्ट नो सिंगल बायर। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, जब ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। नो बाय सिंगल बायर एंड सेलर कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ वीट। कह रहा है कि ना ही एक सिंगल बायर और ना ही एक सिंगल सेलर वीट के प्राइस को अफेक्ट कर सकता है। ओके उसके बाद आपका है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या होते हैं, क्वेश्चन में पूछा था, मेन क्वेश्चन उसी का था कि फीचर्स आपको बताने थे। तो फीचर्स को देखिए रेड से मैंने हाईलाइट किया है। फीचर्स उसके क्या क्या होते हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। उसके बाद होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, एक होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है ये। उसके बाद आपका फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है। परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री एंड एग्जिट होता है, फ्रीडम, कोई भी प्रोड्यूसर एंटर कर सकता है एंड जब भी चाहे वो क्या कर सकता है, एग्जिट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स एंड सेलर्स में क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज होती है परफेक्ट कंपटीशन में। एक बायर जानता है कि मैं जो खरीद रहा हूँ वो सही प्राइस या रीजनेबल प्राइस पे मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की परफेक्ट मोबिलिटी होती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस वो ईजिली जा सकते हैं, कोई भी उनमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। एंड एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें क्या होती है, नहीं होती है, ज़ीरो होती है। और उसके बाद क्या है, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट भी इसमें ज़ीरो होती है क्योंकि वीट क्या होता है, एक नेसेसरी कमोडिटी होती है। तो इसमें आपको एडवर्टाइज करने की या फिर कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट इसमें क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैसे होता है, ये भी देख लेते हैं। अ फर्म इज़ अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज़ अ प्राइस टेकर। देखिए ये मैंने हाईलाइट किया है रेड से, आपको समझ में आ रहा होगा कि रेड से क्यों हाईलाइट किया है, क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन फर्म होती है वो क्या होती हैं, प्राइस टेकर होती हैं। उनका जो प्राइस डिटरमाइंड होता है वो इंडस्ट्री डिटरमाइंड करती है। फर्म्स को क्या करना पड़ता है, बस प्राइस उनको लेना रहता है, टेक करना पड़ता है। बाकी प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करता है, इंडस्ट्री करती है। ओके, तो ये चीज़ें मैंने लिखी है, इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या है, ये मैंने एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेन कर दिया है। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन इसका दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये क्या है, इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री हाँ, देखिए इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। इंडस्ट्री क्या करती है, प्राइस को बनाती है। वहाँ पे प्राइस डिटरमाइंड होता है, जहाँ पर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई होता है वहीं पे प्राइस क्या होता है, डिटरमाइंड होता है। और जब हम उसी को आगे एक्सटेंड कर देंगे तो वही प्राइस क्या ले लेती है, फर्म ले लेती है। ठीक है, अब फर्म इस प्राइस पे कोई भी क्वांटिटी बेच सकती है, चाहे वो ये क्वांटिटी बेचे, चाहे वो ये क्वांटिटी बेचे, चाहे वो ये क्वांटिटी बेचे, लेकिन प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करता है, इंडस्ट्री करती है। किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में। ओके, उसके बाद क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इकोनॉमिक्स में आप डायग्राम दे रहे हो तो उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा मस्ट होता है, एक्सप्लेनेशन आपको देना ही पड़ेगा। उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिखा है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। देयर आर टू डायग्राम्स, पता है आपको, दो डायग्राम है, एक ए है और एक बी है। ए क्या है, वर्किंग ऑफ इंडस्ट्री शो कर रहा है, वर्किंग ऑफ इंडस्ट्री शो कर रहा है ए में, वर्किंग ऑफ इंडस्ट्री है बी में, शोज द फर्म। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है, फर्म प्राइस टेकर होती है। डिमांड इज सप्लाई शोन अलोंग द एक्स एक्सिस, जो भी आपने एक्स एक्सिस पे शो किया उसको लिख दीजिए, जो भी वाई एक्सिस पे शो किया उसको लिख दीजिए। डिमांड इज नेगेटिवली स्लोप्ड क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है उसका प्राइस एंड क्वांटिटी में। सप्लाई इज पॉजिटिवली स्लोप्ड क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन होता है उसका सप्लाई एंड प्राइस में। एज वी सी फ्रॉम द डायग्राम, फर्म प्लेज नो रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि फर्म का कोई भी रोल नहीं है प्राइस डिटर्मिनेशन में, जबकि प्राइस डिटर्मिनेशन उसका कौन कर रहा है, इंडस्ट्री कर रही है। क्लियर। उसके बाद क्या है, वही चीज़ें हैं यहाँ पे भी, पूरा वही डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है, जो भी मैंने उधर डायग्राम में बताया है वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हैं कि फर्म इज़ अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज़ अ प्राइस मेकर। उसके बाद क्या लिखा है, इन द अबव फिगर मार्केट डिमांड
मार्केट डिमांड कर्व DD एंड मार्केट सप्लाई कर्व एसएस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। आपको पता है कि पॉइंट ई पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ओपी प्राइस इज अडॉप्टेड। ओपी प्राइस अडॉप्ट किया है किसने? फर्म ने अडॉप्ट किया है। एंड द फर्म इज फ्री टू सेल एनी क्वांटिटी। बताया था ना मैंने, फर्म कोई भी क्वांटिटी सेल कर सकती है, चाहे वो OQ सेल करे, चाहे OQ1 सेल करे, चाहे फिर एनी अदर क्वांटिटी एट दिस प्राइस। क्लियर? उसके बाद क्या है? अकॉर्डिंग टू AR MR रिलेशनशिप व्हेन AR इज कांस्टेंट, कह रहा है कि जब AR आपका कांस्टेंट होता है, जो कि स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रही थी ना, उसमें जब स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी तो उसका मतलब क्या होता है? आपका AR क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जब भी आपका AR कांस्टेंट होगा तो AR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? MR हो जाएगा। ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है, AR इज इक्वल्स टू MR होता है। ओके, उसके बाद क्या है? डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद जो भी आपने अभी पीछे डायग्राम देखा, इंडस्ट्री और फर्म को कंबाइन करके मैंने एक डायग्राम बनाया था। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या लिया है? इंडस्ट्री को लिया है, सॉरी फर्म को लिया है। ठीक है, ये सिर्फ फर्म का डायग्राम है। तो क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ फर्म का मैंने डिमांड कर्व शो किया है। तो फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है एंड द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। उसके बाद यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होती है आपकी क्या होती है? इनफाइनाइट इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि सेम प्राइस पे आप कोई भी क्वांटिटी सेल कर सकते हो, इसलिए इलास्टिसिटी क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। उसके बाद ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया है डायग्राम का, ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन में भी प्रेजेंट करना है। एक साइड अगर आपने डायग्राम बना दिया तो साइड में उसका क्या करिए? प्रेजेंटेशन दे दीजिए, या तो फिर ऊपर डायग्राम बनाइए और नीचे क्या क्या करिए? उसका पूरा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैंने क्या बता दिया यहाँ पे? MR और AR कर्व जो होते हैं, MR और AR इज इक्वल होते हैं किसमें? अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ईच फर्म इज अ प्राइस टेकर। पता है आपको, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या होती है? एक प्राइस टेकर होती है। तो इसके बाद क्या होता है? इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट नोन एज MR इज इक्वल टू AR ऑफ द प्रोडक्ट, देयरफॉर MR इज इक्वल्स टू AR। ओके, उसके बाद क्या है? कंक्लूजन मैंने ऐड किया है। कंक्लूजन में क्या ऐड किया है? जो भी अभी आपने आंसर को फ्रेम किया उसको मैंने ओवरऑल कंक्लूड कर दिया। कंक्लूजन में क्या लिखा है देखिए, ऐसे ही आपको भी लिखना है। वी मे दस कंक्लूड दैट परफेक्ट कंपटीशन एंड इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। एक इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है, फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर होती है। अ फर्म इज नॉट इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। कह रहा है फर्म जो होती है, अभी हम लोगों ने पीछे डायग्राम में भी देखा कि फर्म को वही प्राइस लेना पड़ता है जो कि उसका इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है। आप फर्म इस पोजीशन में नहीं होती कि उस प्राइस को क्या कर सके? फ्लक्चुएट कर सके या फिर उसको चेंज कर सके। एज इट इज रेडी टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट द डिटरमाइंड प्राइस। कह रहा है वो रेडी टू सेल होती है कोई भी क्वांटिटी सेल करने के लिए जो भी उसकी इंडस्ट्री ने डिटरमाइन किया है। उसके बाद डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक। ये भी मैंने लिख दिया कि जो भी डिमांड कर्व होता है परफेक्टली कंपटीशन में वो क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है। और उसके बाद डिमांड कर्व इज इनफाइनाइट होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको एक आंसर में, अगर आपको आंसर अपना क्या करना है? एक अट्रैक्टिव आंसर बनाना है, तो ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी? आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। आई होप मेरी ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी ईज़िली। और अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, या फिर कोई भी पॉइंट इसमें से नहीं समझ में आएगा तो मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। वैसे अगर आप इस तरीके से आपने आंसर को फ्रेम करेंगे तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपके 70+ मार्क्स तो बहुत ईज़िली आप स्कोर कर लोगे। 70+ जल्दी यूनिवर्सिटीज़ में देते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको 70+ दे रहे हैं इट मीन्स कि आप में कुछ है। तो 70+, 80+ आप ईज़िली स्कोर कर सकते हो अगर इस तरीके से अपने आंसर को आप फ्रेम करोगे। सो थैंक यू सो मच। आज के सेशन में इतना ही था। थैंक यू सो मच। गुड बाय ऑल ऑफ़ यू।